ये क्वेश्चन ही आपके कोल इंडिया में, आईओएनजीसी में और आईओसीएल में आएंगे जो बिल्कुल टू द वर्ड होंगे। इनमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, केवल थोड़ा बहुत दिमाग लगाना है और आपको आंसर टिक करना है। एक क्वेश्चंस आपके डायरेक्ट फार्मूला पता है, उससे आपका सॉल्व हो जाएगा। गेट बेसिस वाले क्वेश्चंस नहीं है। तो दोस्तों आज फिर से हम आए हैं कुछ एसएससी जेई के कुछ क्वेश्चंस के साथ में, और इन क्वेश्चंस का हम आज पूरे इन डेप्थ तरीके से एनालिसिस करेंगे और कैसे इन क्वेश्चंस को हमें ब्रेक करना है। अगर हमें कहीं फार्मूला भूल रहे हैं, कहीं कुछ चीज भूल रहे हैं, तो हमें कैसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। देखो आपके आईओसीएल, ओएनजीसी और कोल इंडिया, इनके सीबीडी टेस्ट होने वाले हैं, तो इन टेस्ट के लिए आप प्रिपेयर हो जाइए और इस क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। चलिए, द ब्रेक पावर ऑफ एन इंजन कैन बी मेजर्ड बाय यूजिंग आ रोप ब्रेक डायनोमीटर। अब हमें इतना पता होना चाहिए कि रोप ब्रेक डायनोमीटर होता क्या है। देखो, अगर हम रोप ब्रेक डायनोमीटर की बात करें तो ये होता क्या है। देखो, एक हमारा ब्रेक व्हील है और इस ब्रेक व्हील में इससे हमारा शाफ्ट अटैच है, या जो भी इंजन है वो अटैच है। अब इसमें क्या होता है ना, रो ब्रेक डायनोमीटर में ऊपर हम एक स्प्रिंग स्केल लगा करके रखते हैं, ठीक है, जिसमें स्प्रिंग का वेट आता है, और नीचे क्या है, हम एक वेइंग स्केल रहती है हमारे पास में, और यहाँ पर हम वेट ऐड करते चले जाते हैं, वेट ऐड करते चले जाते हैं। अब इसमें होता क्या है, ऊपर एक लोड है हमारा, ठीक है। अब इसको ऐसे समझो, अगर हमारा ये है, यहाँ पर भी फोर्स लग रहा है और यहाँ पर भी फोर्स लग रहा है। यहाँ पर फोर्स किसका है, स्प्रिंग का फोर्स है, और यहाँ पर वेट के कारण जो भी फोर्स लग रहा है, जो हम वेट ऐड कर रहे हैं वो है। स्प्रिंग का फोर्स तो हमें पता चल जाएगा स्प्रिंग स्केल से, ठीक है। अब यहाँ पर जितना भी वेट हमने ऐड किया वो डब्ल्यू हुआ, और माइनस के एस, तो क्या हो गया, हमारा जो फाइनली जो भी साफ्ट है, उस साफ्ट के ऊपर फाइनली जो फोर्स लग रहा है वो आ गया। क्लियर। अब इसकी डिस्टेंस कितनी है, आर, यहां से सेंटर से, तो इनटू में आर। अगर हम फोर्स इनटू में आर करेंगे तो क्या आ जाएगा, टॉर्क। टॉर्क आ जाएगा, मतलब जो हमारा साफ्ट है इसके ऊपर कितना टॉर्क लग रहा है। अब हमें 2 पाई एन टी अपॉन 60, इससे तो हमें पता होता है फार्मूले से, तो क्या हो जाएगा, 2 पाई एन टी अपॉन 60 कर देंगे तो हमारा जो भी पावर है, ब्रेक पावर, वो आ जाएगा। अब 2 यहां पर है और आर यहां पर है, टी बराबर में होता है, तो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो पाई डी एन टी, पाई डी एन क्या हो जाएगा, पाई डी एन हो गया। अब डब्ल्यू माइनस एस है, तो इनटू में डब्ल्यू माइनस के एस, ठीक है, अपॉन 60 है, अपॉन 60, तो हमने ब्रेक पावर हमारा आ जाएगा, ब्रेक पावर क्या हो जाएगा, पाई डी एन डब्ल्यू माइनस के एस, पाई भी रहेगा यहाँ पर, ठीक है। हाँ ठीक है, तो जो ब्रेक पावर रहेगी वो हमने कैलकुलेट कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से पूछा गया है। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ, किस कॉन्सेप्ट पे जीरोथ लॉ डिपेंड करता है। जीरोथ लॉ क्या बताता है, टेम्परेचर के लिए, हीट कैपेसिटी के लिए नहीं है, एंथैल्पी के लिए नहीं है, एंट्रोपी के लिए नहीं है। एंट्रोपी हमारा सेकंड लॉ है, और जो फर्स्ट लॉ है वो हमारा इक्वल बताता है, सिग्मा क्यू बराबर में सिग्मा डब्ल्यू, ठीक है। अगर हमारा फर्स्ट लॉ है वो टेम्परेचर के बारे में बताता है, अगर एक दो तीन तीन बॉडी है, ए बॉडी इन दोनों के साथ में कांटेक्ट में है ना, तो इन दोनों का भी टेम्परेचर सेम होगा, ठीक है। तो ये हमारा जीरोथ लॉ हो गया। फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, सिग्मा क्यू बराबर में सिग्मा डब्ल्यू होता है। और फिर थर्ड लॉ क्या बोलता है, सेकंड लॉ क्या बोलता है, अगर हम किसी भी सिस्टम से हीट ले रहे हैं तो हमें जो भी परफेक्ट हीट है वो परफेक्ट हीट नहीं होती, परफेक्टली हम हीट को टोटल वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी होता है, और हमारी हीट जो है वो डिग्रेड लो ग्रेड एनर्जी है, वर्क जो है वो हाई ग्रेड एनर्जी है। तो इससे रिलेटेड हमारा सेकंड लॉ रहने वाला है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, व्हाट इज द मेन बेनिफिट ऑफ डबल वॉल्यूट केसिंग ओवर सिंगल वॉल्यूट केसिंग ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप। अब तुम एक सिंपल बात समझो, एक शाफ्ट है और यहाँ पर हम शाफ्ट को रोटेट कर रहे हैं, मोटर लगा हुआ है, इस मोटर के थ्रू शाफ्ट को रोटेट कर रहे हैं, और यहाँ पर हमने पंप लगा के रखा हुआ है, सेंट्रीफ्यूगल पंप। तो होगा क्या, ये पंप रोटेट करेगा, पंप के रोटेशन के कारण अब इस शाफ्ट पे क्या होगा, एक ही तरफ लोडिंग है, एक ही तरफ लोडिंग है, दूसरी तरफ लोडिंग है नहीं है, तो इसके ऊपर शाफ्ट के ऊपर रेडियल लोडिंग आती है। अब अगर हमारे दोनों शाफ्ट में, मोटर यहाँ पर है, शाफ्ट ये है, शाफ्ट को हमने आगे भी निकाल दिया और यहाँ पर भी हमने एक और सेंट्रीफ्यूगल या वॉल्यूट केसिंग लगा दिया, तो होगा क्या, यहाँ पर जो फोर्स लग रहा होगा, यहाँ पर जो फोर्स लग रहा होगा, वो दोनों आपस में बैलेंस आउट हो जाएंगे, और जो हमारा सेंट्रीफ्यूगल पंप होगा वो बैलेंस हो जाएगा। तो वो क्या करता है, रेडियल लोड को बैलेंस करता है। रेडियल लोड मतलब जो है वो रेडियल लोड को बैलेंस करता है, एक्सियल लोड ए हो जाएगा, रेडियल लोड ए हो गया, ठीक है। ये मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स दैट कम्स टू प्ले, maximum frictional force that comes to play when a body is begins to slide over surface of another body is called। अब begins to slide हमें टर्म्स को बहुत ही क्लियरली पढ़ना है। जैसे एक बॉडी ये है और दूसरी बॉडी ये है, अब इसके ऊपर जस्ट स्लाइड करने वाली है ये बॉडी,
तो उस फोर्स को क्या बोलेंगे, उस फ्रिक्शन फोर्स को क्या बोलेंगे? देखो फ्रिक्शन फोर्स जब तक बॉडी मूव नहीं की है बिल्कुल भी, वो क्या है हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन है। जब बॉडी मूव कर रही है उस कंडीशन में जो फ्रिक्शन लग रहा है वो डायनामिक फ्रिक्शन है। बीच में जस्ट मूव करने वाली है जो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स है वो कौन सा होगा? लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स होगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following statements is true about fuel feed pump used for diesel engines? जो डीजल इंजन्स होते हैं उनके जो फ्यूल फीड पंप होते हैं उनका काम क्या होता है? जैसे हमारा ये फ्यूल टैंक है, यहाँ पर हमने फ्यूल फीड पंप लगा के रखा हुआ है। इस फ्यूल फीड पंप का काम है हमारा, पहले यहाँ पे क्या होगा, फ्यूल जो हो जाएगा वो स्टेनर के थ्रू जाएगा। स्टेनर के थ्रू जाने के बाद में फिर कहीं तब जा करके इंजेक्टर में जाएगा। इसके पहले एक फ्यूल पंप और आएगा। ठीक है। ये मैन फ्यूल पंप नहीं है, ये फ्यूल फीड पंप है जो हमारा एक स्ट्रेनर के थ्रू होने के बाद में इंजेक्टर में जाता है। उसके पहले ये एक पंप में और जाता है। अब वो क्या होता है, स्प्रिंग लोडेड प्लंजर टाइप रेसिप्रोकेटिंग पंप होता है जिसमें स्प्रिंग लोड कर दिया जाता है। जैसे मतलब इस टाइप से है, एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, यहाँ पर प्लंजर है और यहाँ पर स्प्रिंग लगी रहती है। इसके अंदर ऑयल भरा रहता है, इसके अंदर डीजल ऑयल जो है वो पूरा भरा हुआ है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। अब यहाँ पर पोर्ट निकाल दिया जाता है और एक यहाँ पर पोर्ट निकाल दिया जाता है। जब ये ऊपर जाता है तो यहाँ से ऑयल आता है, जब नीचे जाता है तो यहाँ से ऑयल आता है। तो प्रेशराइज होकर के प्रेशर थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। प्रेशर क्या होना चाहिए? थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, जिससे कि जो स्ट्रेनर का फ्रिक्शनल फोर्स है, जो स्ट्रेनर है उसको पास कर करके वो फ्यूल पंप तक जा पाए, तब हमारे इंजेक्टर में जा पाए हाई प्रेशर से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ स्टीम अबव इट्स सैचुरेशन टेम्परेचर? अब सैचुरेशन टेम्परेचर से अगर हमें ज्यादा टेम्परेचर तक ले जाएंगे तो उसको क्या बोलते हैं? सुपर हीटेड स्टीम बोलेंगे। अब जब सुपर हीटेड स्टीम अगर हमें बनाना है तो वो कहाँ पर बनाएंगे हम? इकोनोमाइजर में बनाएंगे सुपर हीटेड स्टीम? बिल्कुल नहीं। एयर प्रीहीटर में बनाएंगे? एयर प्रीहीटर में तो हम एयर को हीट करते हैं। स्टीम ड्रायर में? बिल्कुल नहीं। स्टीम ड्रायर में हम केवल सैचुरेटेड स्टीम मिल पाएगी हमें। सुपर हीटर में which of the following areas is supercharging not so important? अब सुपरचार्जिंग क्या होती है? हम एयर को फोर्सफुली हीट करके उसके अंदर ले जाएं। सुपर चार्जिंग हमें कहाँ पर जरूरत नहीं होती। सुपर चार्जिंग के लिए हमें एक अलग से इक्विपमेंट लगाना पड़ेगा। डोमेस्टिक बाइक्स में इसमें कॉस्ट बढ़ जाएगा, उतना इफिशियंट भी नहीं है। रेसिंग कार्स में हमें हाई इफिशियंसी चाहिए होती है, बहुत ही ज़्यादा स्पेशल पावर चाहिए होती है, ज़्यादा पावर चाहिए होती है। इस डोमेस्टिक बाइक्स में हमें कॉस्ट देखना है ना, कॉस्ट इफिशियंट बनाना है, कम से कम रुपए में देना है। अगर हम सुपर चार्जिंग लगाएंगे तो कॉस्ट बढ़ जाएगी, और डोमेस्टिक बाइक्स में फिर हमारी सेल कम हो जाएगी अगर कॉस्ट बढ़ जाएगी तो हमें कॉस्ट भी देखना है। भले ही इफिशियंसी बढ़ जाती है। इंजन वर्किंग एट हाई एल्टीट्यूड्स पे एयर की डेंसिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो हमें उस एयर को सुपरचार्ज करना रहता है जिससे कि हमारी इफिशियंसी बढ़ जाए। मैराइन एंड ऑटोमोटिव इंजन में जहाँ स्पेस कम है वहां पर भी यूज किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट क्वांटिटी गवर्निंग? क्वांटिटी गवर्निंग से आप क्या समझते हैं? देखो क्वांटिटी गवर्निंग का मतलब हुआ, दो टाइप की गवर्निंग होती है। गवर्निंग का काम बेसिकली क्या है? जब आपके इंजन के ऊपर लोड ज्यादा आ रहा है तो वो फ्यूल को कम ज्यादा कर करके उसकी गवर्निंग करे। एक होती है क्वांटिटी गवर्निंग, एक होती है क्वालिटी गवर्निंग। तो क्वालिटी क्वांटिटी गवर्निंग क्या करती है? मिक्सर स्ट्रेंथ को सेम रखती है विद वेरिएशन इन स्पीड ऑफ इंजन। If n is the speed of compressor in RPM, then what will be the isentropic power for डबल एक्टिंग कंप्रेसर? डबल एक्टिंग कंप्रेसर के लिए पावर क्या होगी फिर? अगर n स्पीड ऑफ आरपीएम है और डबल एक्टिंग है तो टू टाइम्स काम करेगा ना वो भाई, टू टाइम्स काम करेगा ना। वर्क रिक्वायर्ड बाय कंप्रेसर डब्ल्यू है। अब टू इंटू में डब्ल्यू एन बाई 60 हो जाएगा, सिंपल हो गया, है ना। बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर पेल्टन व्हील? अब ये क्वेश्चंस जो है ना, ये आपके एज इट इज कहीं नहीं मिलने वाले, थोड़ा बहुत दिमाग लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। अब जो पेल्टन व्हील होता है उसमें होता क्या है? अगर आपको पेल्टन व्हील के बारे में पता हो तो पेल्टन व्हील में फ्लो ऐसे जाता है और फ्लो फाइनली जा करके फिर हमारा यहाँ से ग्लाइड करके ऐसे निकलता है और फिर यहाँ से ग्लाइड करके ऐसे निकलता है। ठीक है, यही होता है। तो अब यहाँ पर जो जा रहा है इनलेट जब हो रहा है तो क्या हो रहा है? मान के चल रहे हैं वो गाइड वेन से इनलेट होता है, इनलेट गाइड वेन से। अब गाइड वेन से इनलेट हो रहा है तो जो हमारा ये अगर गाइड वेन है यहाँ पर इनलेट हुआ और यहाँ पे गाइड वेन के आउटलेट में अगर हम जाएंगे, ये हमारा किस पे आएगा? पेल्टन व्हील पे आएगा। तो जो गाइड वेन का जो यहाँ से एंगल है और फिर यहाँ से एंगल है, ये फाइनल क्या होता है? ब्लेड एंगल होता है। तो इसका ब्लेड एंगल कितना होगा? ब्लेड एंगल कैसे जा रहा है? ये एंगल में जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है। इसका एंगल कितना है? जीरो। तो गाइड वेन एंगल तो हमारा जीरो हो गया पहला। अब इनलेट वेन एंगल, अगर हम वेन जो है, अब ये मूविंग ब्लेड है, ये मूविंग ब्लेड है।
अब मूविंग ब्लेड में क्या है, मूविंग ब्लेड में अगर हम देखेंगे तो कैसे जा रहा है फ्लो। अगर हमारा नॉर्मली क्या होता है, अगर हमारी ये मूविंग ब्लेड है, ठीक है, दूसरा पेन ले लेते हैं एक बार, ये क्या दिक्कत करता है यार। देखो अब हमने मूविंग ब्लेड ले लिया, मूविंग ब्लेड में अगर ऐसे फ्लो जा रहा है, इसकी स्पीड अगर एन आरपीएम से है, कुछ भी है, मान लिया वी है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यू आरपीएम है तो यू जाएगा, और फाइनली अल्टीमेटली ए से जाएगा, और फिर फाइनली हमारा ऐसा फ्लो जाएगा। तो ये हमारा एंगल कौन सा हो गया, इनलेट गाइड वे एंगल। जो गाइड वेन एंगल है ना, गाइड वेन का एंगल है वो है। अब गाइड वेन का एंगल क्या है, जीरो है। अब यहाँ पर जो हमारा फ्लो जा रहा है, वो स्पीड की वजह से थोड़ा मूव करेगा, लेकिन ये टेंजेंशियल फ्लो होता है, इसमें एक्सियल फ्लो होता है, बाकी के जो टरबाइंस होते हैं इसमें टेंजेंशियल फ्लो होता है, ठीक है। तो इसमें जो यू होती है, जब ए जीरो हो गया ये वाला एंगल, तो यू जो है इनलेट वेन एंगल, वो भी क्या हो जाएगा, वो भी जीरो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो इनलेट वेन एंगल कुछ है नहीं है, वो सीधा एकदम ऐसा स्ट्रेट जा रहा है। तो अल्फा इज इक्वल टू जीरो, अल्फा क्या है, गाइड ब्लेड एंगल एट इनलेट, अल्फा बराबर जीरो हो गया। थीटा बराबर जीरो, थीटा बराबर जीरो है वेन एंगल एट इनलेट, वेन एंगल एट इनलेट। ये दोनों तो हम कन्फर्म को बोल सकते हैं ना कि भाई ये दोनों हमारे क्या होंगे, जीरो होंगे। इन मिलिंग मशीन bulky वर्क पीसेस ऑफ irregular shapes are clamped directly on milling machine टेबल। अगर आपने एक बार मिलिंग मशीन देखी होगी तो उसके अंदर कैसे होते हैं, जो मिल मशीन की टेबल होती है उसके अंदर इस टाइप से, ये टेबल की सरफेसेस है, इस टाइप से टेबल की सरफेसेस होती है, इस टाइप की सरफेस बीच में गैप होता है, और इसके ऊपर हम कोई वर्कपीस को रख देते हैं और फिर इसको यहाँ पे हम क्लैंप कर देते हैं, ठीक है। तो अब ये बोल रहे हैं इरेगुलर शेप का अगर कुछ होगा, इरेगुलर शेप का है, तो उसको हम हमें टाइटली क्लोज ग्रिप में रखना है, तो कैसे रखेंगे, एंगल प्लेट से रख पाएंगे, नहीं रख पाएंगे, स्विल के बेसिस से नहीं, टी बोल्ट्स लगाने पड़ेंगे। टी बोल्ट्स मतलब यहाँ पर हमने, ये तो हमारा फ्लो बैड हो गया, तो एक हमारे पास में टी बोल्ट रहेगा जो ऐसे ऐसे रहेगा, जो इसमें अंदर फंस जाएगा और बाहर निकला रहेगा, इससे हम इसको टाइट बंद कर देंगे, वी ब्लॉक से नहीं कर जाएंगे। Which of the following statements is correct about location of center of pressure? अब सेंटर ऑफ प्रेशर की लोकेशन के बारे में क्वेश्चन है, सेंटर ऑफ प्रेशर के बारे में पूछ रहा है, तो जो सेंटर ऑफ प्रेशर रहेगा, है ना, लोकेशन कहाँ पे रहेगी सेंटर ऑफ प्रेशर की। अगर हमने सेंटर ऑफ प्रेशर लाइज अबव द सेंटर ऑफ ग्रेविटी वर्टिकली इमर्स सरफेस, देखो हमें एक सिंपल सा फार्मूला पता है सेंटर ऑफ प्रेशर की हाइट कितनी होती है, एच बार प्लस के आई जी अपॉन ए एच बार, ठीक है, ये होती है। एच बार क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी की हाइट, है ना, या सेंटर ऑफ एरिया की हाइट। तो सेंटर ऑफ प्रेशर लाइज एबव, क्या एबव लाई कर सकता है, नहीं, नीचे का ही करेगा, क्योंकि अगर हमारा एच बार यहाँ पर है, हम टॉप से देखते हैं ना सिर्फ डेप्थ, सेंटर ऑफ प्रेशर का टॉप से देखते हैं, तो एच बार अगर यहाँ पे है तो उससे और ज्यादा, मतलब इससे नीचे होगा, तो ये तो हो ही नहीं सकता है। सेंटर ऑफ प्रेशर में लाई एट एनी लोकेशन इररिस्पेक्टिव ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी की भैया डेप्थ ही एच बार है, उससे तो नीचे ही लाई करेगा, किसी भी लोकेशन पे हो सकता है, बिल्कुल नहीं। सेंटर ऑफ प्रेशर कोइंसाइड्स विद सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ वर्टिकली इमर्स सरफेस, एच बार के बराबर है, नहीं हो सकता है। केवल किस कंडीशन में हो सकता है एच बार के बराबर, अगर हॉरिजॉन्टल रखी हुई है तब, हाँ एक चीज याद रखना, अगर हॉरिजॉन्टल रखी हुई है तभी हो सकता है। अब देखो यहाँ पर एक चीज और समझने वाली बात है कि ऐसे क्वेश्चन ही आपके कोल इंडिया में, आईओएनजीसी में और आईओसीएल में आएंगे, जो बिल्कुल टू द वर्ड होंगे, इनमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, केवल थोड़ा बहुत दिमाग लगाना है और आपको आंसर टिक करना है। ये क्वेश्चंस आपके डायरेक्ट फार्मूला पता है उससे आपका सॉल्व हो जाएगा, गेट बेसिस वाले क्वेश्चंस नहीं है, वन मार्क क्वेश्चन है, तुरंत पढ़ेंगे और तुरंत समझ में आ जाएगा।